आज अपना टॉपिक है औद्योगिक क्रांति। इसका एक भाग पहले वीडियो में हो चुका है। तो औद्योगिक क्रांति के क्या कारण थे, औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, कौन सी परिस्थितियों में औद्योगिक क्रांति हुई और औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई, इन चीज़ों के बारे में हम अध्ययन पहले कर चुके हैं। आज एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के लिए कि औद्योगिक क्रांति है वो सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई, तो इंग्लैंड में ही क्यों हुई, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, इनका एक कॉमन सा आंसर बनता है कि इंग्लैंड के अंदर वो परिस्थितियां मौजूद थी जो एक औद्योगिक क्रांति के लिए चाहिए। वो सारी अनुकूल परिस्थितियां वहां पर थी। 17वीं शताब्दी के अंत तक उत्पादन अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच चुका था। किसकी वजह से? वाणिज्यवाद की वजह से। और अब उन्हीं उपकरण विधियों से उत्पादन में वृद्धि संभव नहीं थी, क्योंकि अब तक जो काम था वो हाथ से हो रहा था। जो ये उत्पादन हो रहा था उनको बेच रहे थे, लेकिन मांग ज़्यादा थी। अब मांग की जो पूर्ति है वो उन विधियों से नहीं हो सकी, इसलिए अब उत्पादन के नए साधन खोजने प्रारंभ हुए। इसलिए अब उपकरणों की सहायता ली जाने लगी। खोज तथा खोजों को अपनाने के लिए धन व साहस दोनों की आवश्यकता होती है, और ये दोनों चीज इंग्लैंड के पास थी। इंग्लैंड में कृषि क्रांति हो चुकी थी। उपनिवेशों के शोषण से जो उन्होंने लूट की थी तथा दास व्यापार आदि से वहां के व्यापारियों ने बड़ी मात्रा में धन भी कमाया था। इसके अलावा इंग्लैंड का जो सामाजिक जीवन था वो भी औद्योगिक क्रांति के अनुकूल था। दूसरी बात, इंग्लैंड ने उपनिवेशों से संबंधित जो भी युद्ध लड़े वो स्वयं की धरती पर न लड़के उपनिवेशों की धरती पर या अपने देश के बाहर लड़े। इसलिए इंग्लैंड के अंदर राजनीतिक शांति भी थी। और एक बात और है कि अन्य देशों की जैसे फ्रांस है, उनके लोगों की तरह इंग्लैंड के जो लोग थे वो विलासी नहीं थे, बल्कि मेहनती प्रवृत्ति के लोग थे। तो ये चीजें हुई, इसीलिए इंग्लैंड के अंदर मशीनों का निर्माण हुआ। और इसके कुछ कारण थे, जैसे इंग्लैंड के पास एक विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य था। वहाँ से उसे कच्चा माल प्राप्त हो सकता था मशीनों के लिए, और उत्पादन के लिए वहाँ अपना उत्पाद बेचने के लिए बाजार भी था। इसलिए इंग्लैंड के पास इन उपनिवेशों से जो फायदा होना था उनकी परिस्थितियां उनके अनुकूल थी। दूसरी है कि यातायात व व्यापार सुरक्षा के लिए इंग्लैंड के पास एक विशाल व शक्तिशाली बेड़ा भी था, जिसमें अपने जहाज़ों की वो समुद्र में रक्षा भी कर सकते थे जो व्यापारिक जहाज थे, और उनके पास उन्नत किस्म के जहाज भी थे जिससे माल लाया और ले जाया जा सकता था एक देश से दूसरे देश में। एक बात यह भी थी कि अनुकूल राजनीतिक स्थिति, हमने पहले चर्चा भी की कि यहाँ इंग्लैंड की भूमि पर इस समय कोई राजनीतिक अशांति नहीं हुई। सरकारें भी स्थायी थी और किसी प्रकार का युद्ध और उन्माद भी वहाँ पर नहीं फैला हुआ था। इंग्लैंड के अंदर एक चीज़ और थी कि इंग्लैंड की जो भौगोलिक स्थिति है वो बड़ी अनुकूल थी। संसार के अधिकांश जहाज उनके तटों के किनारे से होकर के निकलते थे। इंग्लैंड का जो सामुद्रिक किनारा है वहाँ पर उन्नत किस्म के बंदरगाह भी विकसित किए जा सकते थे। इसलिए इनकी जो अनुकूल परिस्थिति थी, ये एक तरह से संसार के अंदर जो भी जहाज आते जाते थे उनके लिए एक मिड वेग का काम करता था। सब जहाज यहाँ पर रुकते थे, इसलिए संसार के हर कोने का व्यापार यहाँ पर हो रहा था। और इंग्लैंड के अंदर एक सबसे बड़ी बात यह थी कि वहाँ पर लोहे की खानें भी थी और कोयले की खानें भी थी। इनके विशाल भंडार थे और ये खाने या भंडार थे भी पास पास। इसलिए मशीनों के उत्पादन के लिए अच्छी किस्म का उसे लोहा मिला, और लोहे को आकार देने के लिए उनके पास कोयला भी पर्याप्त मात्रा में था। इसीलिए कहा जाता है कि 1789 में जो क्रांति हुई वो 2 दशकों तक इंग्लैंड के आसपास या इर्द गिर्द ही घूमती रही। सबसे ज़्यादा उत्पाद यहीं पर हुए। तो अब यह है औद्योगिक क्रांति का
प्रसार कैसे हुआ। देख लिए, इंग्लैंड की जो क्रांति थी वो प्रारंभ तो उनका इंग्लैंड में माना जाता है, लेकिन धीरे धीरे ये क्रांति इंग्लैंड से बाहर भी निकल गई। 19वीं शताब्दी तक आते आते, उनके मध्य तक, ये यूरोप के बाहर के देशों के अंदर भी फैलनी शुरू हुई। इंग्लैंड के अंदर आविष्कार हुए और उस आविष्कारों में उसे फ्रांसीसी क्रांति से सहायता भी मिली थी। कृषकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी मिली, इससे श्रम की गतिशीलता भी बढ़ी और अति विभाजनवाद से व्यापार में जो रुकावटें आ रही थी वे काफ़ी सीमा तक दूर हो गई। औद्योगिक क्रांति का जो काल है वो 1830 से 1830-70 की अवधि तक माना जाता है कि इस काल में बड़े उत्साह से कार्य किया गया। 1850 तक बेल्जियम एक उद्योग प्रधान देश बन गया था। फ्रांस भी वाष्प इंजन का प्रयोग शुरू हो गया था। 1830-40 के वर्षों में फ्रांस ने मशीनों के निर्माण में उल्लेखनीय प्रगति की। जर्मनी भी एक औद्योगिक देश बनता जा रहा था और फ्रांस की क्रांति से जर्मनी भी प्रभावित हुआ और बड़ी मात्रा में वहां पर भी मशीनों की तरफ आकर्षण बढ़ा। रूस एक ऐसा देश था जिसके अंदर औद्योगिक क्रांति सबसे बाद में, इसलिए रूस अन्य देशों के बाद ही डेवलप हुआ। तो कहने का मतलब है ये औद्योगिक क्रांति जो इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी, धीरे धीरे फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी व उनके आसपास के देश और वहां से होती हुई ये रूस तक पहुंच गई थी। इसलिए औद्योगिक क्रांति का जो प्रारंभ है वो इंग्लैंड से माना जाता है और 20वीं सदी के अंदर आते आते ये लगभग यूरोपीय या जो उन्नत समृद्ध देश थे उनके अंदर ये फैल गई। अब है औद्योगिक क्रांति का प्रभाव क्या निकले उसके और परिणाम क्या निकले। देखिए, फ्रांस की क्रांति के समान औद्योगिक क्रांति है, उसने भी जनजीवन को प्रभावित किया, संस्थाओं और व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया। इसके दूरगामी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी तरह के प्रभाव पड़े इससे। श्रीमती नोवेल्स ने लिखा कि क्रांति का परिणाम था, क्या परिणाम था? नई जाति, नई जाति यानी जनता, नया वर्ग, नई नीतियां, नई समस्याएं और नया साम्राज्य। वास्तव में मानव जितना औद्योगिक क्रांति में प्रभावित हुआ उतना शायद अन्य क्रांतियों से प्रभावित नहीं हुआ। दूसरी बात यह है, यह क्रांति एक जगह ही नहीं बल्कि कई जगह फैली, पूरे संसार में फैल गई फिर बाद में। तो औद्योगिक क्रांति के प्रभाव या परिणाम निकलने तो स्वाभाविक थे और इसके कुछ प्रभाव है वो तात्कालिक थे और कुछ दूरगामी थे, बहुत समय बाद में उनका प्रभाव पड़ा। मनुष्य के द्वारा जो मशीनें बनाई गई, मनुष्य को शोषक व शोषित वर्ग दो भागों में विभाजित कर दिया। एक मशीन का मालिक था, एक उसमें काम करने वाला मजदूर था। छोटे उद्योग धंधे हैं वो नष्ट हुए, बड़ी मशीनें बनी, हाथ का काम मशीन ने ले लिया तो बेरोजगारी बढ़ी। रोजगार की तलाश में लोग गांवों से शहरों की तरफ पलायन करने लगे। मजदूरों को भेड़ बकरियों की भांति कारखानों में रखा जाने लगा। काम के घंटे बहुत ज़्यादा होते थे, इसलिए उनके उबाऊ कार्य क्षमता व शरीर की कार्य क्षमता जब घटने लगी तो मजदूरों के अंदर भी अनेक मानसिक व पारिवारिक तनाव, समस्याएं आदि बढ़ने लगी और अपराध प्रवृत्ति भी बढ़ने लगी। तो ये मोटा परिणाम था। औद्योगिक क्रांति का एक बड़ा परिणाम यह निकला कि शहरों का विकास हुआ। पहले जो जनता कृषि में लगी हुई थी, जब कृषि के अंदर भी क्रांति आ गई तो जो लोग अब उनको काम नहीं मिल रहा था शहरों की तरफ आने लगे और बड़े बड़े शहरों का निर्माण हुआ। लेकिन इसके साथ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। शहरों की आबादी घनी बढ़ी, आवास की समस्या आई, सफाई व पेयजल की समस्या आई, यातायात की समस्याएं पैदा हुई और आज की सबसे जो ज्वलन समस्या है प्रदूषण, वह भी शहरों के अंदर ही ज़्यादा बढ़ा। तो इसलिए एक बड़ी चुनौती भी थी और फायदा भी था। औद्योगिक क्रांति ने सामाजिक व्यवस्था का भी ताना बुना नए तरीके से बुना।
मध्यम वर्ग जिसका चरित्र तो स्पष्ट था, किंतु उनकी शक्ति अभी तक पूर्णतः अभिव्यक्त नहीं हो पाई। यानी इस समय एक नया वर्ग आया जो विशेष करके सर्विस क्लास था। अब अपने में से उसने उत्पन्न तथा अधिक शक्तिशाली पूंजीवती वर्ग था, उससे उसका निर्देशन होने लगा। इस वर्ग की आमदनी ही नहीं, शक्ति भी बढ़ी। और यह भी कहना चाहिए कि फिर बाद में जो क्रांतियां हुई हैं, विशेष करके मध्यम वर्ग ने ही की है क्रांतियां। ज्ञान विज्ञान, उनकी सोच, उनकी कार्य करने की क्षमता सब मध्यम वर्ग के अंदर ज्यादा विकसित हुई। और अब समाज विशेषतः 3 वर्गों में विभक्त हो गया था। एक तो उच्च वर्ग जो धनी वर्ग था, एक मध्यम वर्ग, उनकी हालत ये थी कि उनको जरूरत की जितनी आय चाहिए उतनी थी उनके पास, और एक शोषित वर्ग था जिनमें विशेष करके मजदूर व कृषक वर्ग आता था। तो यह समस्या भी बढ़ी। औद्योगिक क्रांति ने एक और चीज की कि इसमें मजदूरों की दशा है वो बहुत ज्यादा बिगड़ी, बहुत ज्यादा उनकी हालत खराब हो चुकी थी। एक ही स्थान पर बहुत से लोग काम करते थे। जब उनको यह समस्या हुई तो मजदूर हैं वो संगठित भी हुए, उनकी यूनियनें बनी। उनका संघर्ष 2 तरीके से चला, एक सैद्धांतिक और एक व्यवहारिक। अब आदर्श समाजवादी जिसमें ओवेन है, फूरिये हैं, सेंट साइमन है, लुई ब्लॉन्क है, ये ज़्यादा फ्रांस के थे, मजदूरों की दयनीय दशा की तीव्र आलोचना भी की। और एक ऐसा समाजवादी वर्ग भी उत्पन्न हुआ जिसका काम क्या था, जिसका काम ये था कि मजदूरों को उन्होंने कहा कि आप अपने शक्ति के बल पर अधिकार प्राप्त करिए। और इसमें 1848 ईस्वी में प्रकाशित हुई कार्ल मार्क्स की रूसो की पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसने एक नारा दिया था। वहाँ क्या था, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। कार्ल मार्क्स और एंगल्स के विचारों से मजदूरों को और भी शक्ति प्रदान हुई। वैज्ञानिक समाजवाद को कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने जन्म दिया और उनका व्यवहारिक रूप देने के लिए 1917 में रूस में तथा 1949 में चीन में महान क्रांतियां हुई और वहां पर साम्यवादी सरकारें स्थापित हुई। इस प्रकार वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में एक नवीन सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का आगमन भी औद्योगिक क्रांति का परिणाम ही था। औद्योगिक क्रांति ने बड़े पैमाने पर उत्पादन को बढ़ावा दिया, ये बात सही है। इससे लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि भी हुई। मनोरंजन के साधनों में, शिक्षा के साधनों में भी वृद्धि हुई। और सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य उपभोगवादी हो गया। उपभोगवाद की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। आध्यात्मिक प्रवृत्ति जो पहले से चली आ रही थी वो कमजोर हुई। औद्योगिक क्रांति ने एक और समस्या खड़ी की, वो था साम्राज्यवादी संघर्ष। विशाल पैमाने पर उत्पादन होने के कारण ये जो यूरोपीय शक्तिशाली देश थे वो ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश अपना बनाना चाहते थे। इसलिए अफ्रीका व एशिया के बहुत से देशों को इन यूरोपीय देशों ने अपने चंगुल में फंसाकर अपना उपनिवेश बना लिया। लेकिन अब इनमें भी झगड़ा होने लगा, कारण क्योंकि एक देश अपने ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश बनाना चाहता था। अब एक उपनिवेश को लेकर के विशेष करके इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इनमें आपसी झगड़े हुए और इन्हीं झगड़ों का परिणाम था कि इनके आपस में कटुता बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ गई कि प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ था। औद्योगिक क्रांति ने एक चीज़ को और भी बढ़ावा दिया कि जब शहरों के अंदर आबादी बढ़ी, समस्याएं बढ़ी, गंदी बस्तियां हुई, तो राज्य का काम है वो भी ज़्यादा बढ़ गया, यानी सरकारों का काम बढ़ गया। जैसे यातायात को नियमित करना, शहर की जो गंदगी है, गंदी बस्तियां हैं, उनके अंदर साफ सफाई की व्यवस्था करना, कानून और व्यवस्था की स्थिति बहाल करना, श्रमिकों की जो दुर्दशा है उनको सुधारने का प्रयास करना, और इसके लिए अनेक कानून बनाए।
अनेक श्रमिक निरीक्षकों की नियुक्तियां की गई और मजदूरों के हितों के लिए जो कानून बनाए गए उन कानूनों को क्रियान्वित करना, तो कहने का मतलब है एक आधुनिक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की ओर मार्ग भी प्रशस्त हुआ। तो इस तरह औद्योगिक क्रांति ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। इतिहासकार रेमजे म्योर के शब्दों में औद्योगिक क्रांति ने समाज में ऐसे परिवर्तन किए जो इंग्लैंड से प्रारंभ होकर निकट भविष्य में समस्त पश्चिमी विश्व में राजनीतिक आर्थिक ढांचे में गहन परिवर्तन करने वाले थे, जिससे एक नवीन समस्याओं का जन्म हुआ जिसे विश्व समुदाय आज भी उपजा हुआ है। इसलिए औद्योगिक क्रांति ने बहुत कुछ हमें दिया, लेकिन समस्याएं भी बहुत दी, और इस औद्योगिक क्रांति से ही आज जो प्रदूषण संबंधी विश्व के सामने की व्यापक समस्या है जिसका आज तक समाधान नहीं हो पाया है। धन्यवाद।